हाँ जी। आज की जो क्लास है वो मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर रहेगी। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपके 10th और 12th दोनों में काम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसे आप हिंदी में मानव जनन कहते हो, एक एक बिंदु को ध्यान से सुने आप। मानव जनन। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनन यानी रिप्रोडक्शन। जनन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जनन क्या होता है। तो हालांकि मैंने आपको पिछली क्लासों में जनन का मतलब बताया था, लेकिन मैं एक बार वापस दोहरा देता हूं। जनन जनन का मतलब होता है जीवों द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। परिभाषा नोट कर ले। जीवों द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यह जनन की परिभाषा है जो आपको याद करनी है। सीधा सीधा परीक्षा में पूछ ले कि जनन क्या है, तो आप लिखोगे जीवों द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हो। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो यह बात भी मैंने आपको पहले बता रखी है। जो जनन होता है रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को आप इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो, और लैंगिक जनन को आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो इंग्लिश में। ठीक है। जब हमने पिछली क्लास पढ़ी थी 12th की, उसमें पहला टॉपिक था जीवों में जनन। उसमें हमने अलैंगिक जनन का पूरा अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने अलैंगिक जनन की मुकुलन भवन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, ये कुछ विधियां पढ़ी थी, वो सारी की सारी अलैंगिक जनन में थी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मानव जनन, यानी जिसे आप इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हो। यह है लैंगिक जनन के ऊपर। पूरा का पूरा इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हो, ये बात भी मैंने पहले बताई कि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर और एक होती है मादा। नर जिसे आप इंग्लिश में मेल कह सकते हो, मादा जिसे आप इंग्लिश में फीमेल कहते हो। तो हमें मोस्टली इस टॉपिक में लैंगिक जनन पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसमें आपको नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पूरा निषेचन, भ्रूण का रोपण, दुग्ध स्त्रवण, रज चक्र, मध्य चक्र क्या होता है, सब पूरा पढ़ना है। ठीक है। तो हम एक एक बातों को शुरू करेंगे। पहले ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा रफ कर ले और शुरू करते हैं लैंगिक जनन, जिसे आप इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लैंगिक जनन में आपको मैंने बेसिक बात पहले बताई थी। कौन सी बात? देखो एक बार सुनो कि लैंगिक जनन के अंदर दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। नर जिसे आप इंग्लिश में मेल कहते हो, मादा जिसे आप इंग्लिश में फीमेल कहते हो। दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है। नर के अंदर आप सबको पता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म बनते हैं। और मादा के अंदर आप सबको पता है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसे आप इंग्लिश में ओवम कहते हो। ठीक है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है युग्मनज, जाइगोट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। और युग्मनज बनने की ये जो क्रिया होती है इसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और ये युग्मनज आगे चलकर बनाता है भ्रूण, एम्ब्रियो। ठीक है। फिर आगे चलकर एक बच्चे का विकास होता है। ये टॉपिक में पढ़ना सब आपको। ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे नर जनन तंत्र, जिसे आप इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है। टॉपिक है मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में आप इसे नर जनन तंत्र कह सकते हो। इसमें आपको नर जनन तंत्र पढ़ना है पूरा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नर जनन तंत्र होता है हमारे अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कहां पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पेल्विक रीजन, यानी जिसे आप हिंदी में श्रोणि क्षेत्र कहते हो, वहां पाया जाता है। नर जनन तंत्र कहां पाया जाता है, श्रोणि क्षेत्र में, पेल्विक रीजन में, ठीक है। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं कि नर जनन तंत्र के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एक तो वृषण, जिसे आप इंग्लिश में टेस्टिस कहते हो, वृषण। दूसरा पढ़ना आपको सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट। तीसरा आपको पढ़ना है सहायक ग्रंथियां, जिसे आप इंग्लिश में एसेसरी ग्लैंड कहते हो। ये जो सहायक ग्रंथियां हैं ये आपको दो पढ़नी है, एक पढ़नी है प्रोस्टेट ग्रंथि और एक आपको पढ़नी है बार्थुलिन ग्रंथि। बार्थुलिन ग्रंथि। और लास्ट में आपको पढ़ना है बाह्य जननांग, जिसमें आप पढ़ेंगे सीसन को, इंग्लिश में कहे तो पेनिस। तो ये आपको पढ़ना है नर जनन तंत्र में क्या क्या, वो मैंने एक बार नोट कर लिया कि जो नर जनन तंत्र होता है, जिसे आप इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ये कहां पाया जाता है, श्रोणि क्षेत्र में। क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको, एक पढ़ना है वृषण, जिसे आप इंग्लिश में टेस्टिस कहते हो। एक पढ़नी है सहायक नलिकाएं, जिसे आप इंग्लिश में एसेसरी डक्ट कहते हो। एक पढ़नी है सहायक ग्रंथियां, जिसे आप इंग्लिश में एसेसरी ग्लैंड कह सकते हो। दो ग्रंथियां पढ़नी है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़नी है और एक बार्थोलिन ग्लैंड पढ़नी है। और लास्ट में पढ़ना है बाह्य जननांग, एक्सटर्नल ऑर्गन, जिसमें आप पढ़ेंगे पेनिस यानी सीसन के बारे में, ठीक है। ये तो आपको पढ़ने का शेड्यूल है। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे वृषण के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में टेस्टिस करते हो। एक एक बिंदु को आप ध्यान से सुने, वृषण इंपोर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वृषण। वृषण क्या होता है, कहाँ स्थित होते हैं, कितनी इनकी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है, कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, शुरू करते हैं उसको, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है वृषण, जिसे आप इंग्लिश में टेस्टिस कहते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृषण प्राथमिक जननांग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जननांग, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो दो शब्द आएंगे आपके सामने, एक आएगा प्राथमिक जननांग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक शब्द आएगा द्वितीय जननांग, जिसे आप इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इन शब्दों का मतलब क्या है समझे आप एक बार, कि प्राथमिक जननांग यानी वृषण, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो मतलब नर जनन तंत्र की शुरुआत शुक्राणु यानी वृषण से ही हो रही है। ये चीज होनी ही होनी चाहिए, मेन है। आप सीधा सीधा याद रखो ना, तो जो वृषण है ये मेन चीज होती है, इस वजह से इसको प्राइमरी जननांग कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी अंग आएंगे, जैसे सहायक नलिकाएं हैं, सहायक ग्रंथियां हैं, बाह्य जननांग है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, द्वितीय जननांग होते हैं, जो उनमें सहायता करते हैं, ठीक है। मेन चीज जो बनाने वाली है शुक्राणुओं को, वो है वृषण। इस वजह से इस वृषणों को कहते हैं प्राइमरी जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। यह शब्द आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो वृषण हमारे अंदर पाए जाते हैं एक जोड़ी, एक जोड़ी होते, एक पैर होते हैं, मतलब संख्या में कितने हो गए, दो हो गए। ये बात भी आपको याद रखनी है। वृषण एक जोड़ी है, मतलब संख्या में दो है। और इन वृषणों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन की बात करें तो ये जो भ्रूण की मेसोडर्म परत है, वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरी बात याद रखना, आकृति की बात करें तो इनकी आकृति गोलाकार है, गोलाकार होती है, ठीक है।
रंग की बात करें, इनका रंग कैसा होता है, तो इनका जो रंग है वो गुलाबी होता है, पिंक। लंबाई की बात करें वृषणों की, तो 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है। और वजन की बात करें, वेट, तो इनका वेट होता है 15 से 19 ग्राम। ये बात आपको वृषण में बेसिक याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है कि सॉरी, आकृति में थोड़ा गोलाकार की जगह आप अंडाकार लिख लो ताकि अच्छा रहेगा। अंडाकार, ये वृषण में आपको बेसिक बातें याद रखनी है कि वृषण एक प्राथमिक जननांग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक जोड़ी होता है हमारे अंदर। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म परत से होती है। आकृति अंडाकार होती है। रंग इनका गुलाबी पिंक होता है। लंबाई इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और वजन होता है इसका 15 से 19 ग्राम। ये बातें आपको बेसिक याद रखनी है। फिर बात आती है कि ये होते कहां है, इनकी स्थिति, पोजीशन कहां पर होती है, कहां होते हैं ये स्थिति की बात करें तो वृषण, जो दोनों वृषण है ये उदर गुहा के बाहर, दोनों वृषण कहां होते हैं, सुनना एक एक बात, उदर गुहा है जिसे आप इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी कहते हो। दोनों वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर होते हैं, एक थैले में स्थित होते हैं। और इस थैले को आप कहते हो वृषण कोश, स्क्रोटल सैक इंग्लिश में कहे तो। वृषण कहां पाए जाते हैं, तो वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। उदर गुहा जिसे आप इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी कहते हो, उसके बाहर होते हैं। और कहां होते हैं, एक थैले में होते हैं। और इस थैले को क्या कहते हैं, वृषण कोश, जिसे आप इंग्लिश में स्क्रोटल सैक कहते हो। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनकी स्थिति पता चल गई कि उदर गुहा के बाहर होते हैं, एक थैले में स्थित होते हैं जिसको वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, बाहर क्यों होते हैं, तो अब सुनना इसका कारण कि जो ये वृषण कोश है, स्क्रोटल सैक, ये ताप नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं। ताप नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं। ताप नियंत्रक भांति कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापमान के अंदर हमारे अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। तो वृषण कोश में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वृषण कोश का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। बात को ध्यान से सुनना, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वृषण कोश का कम होता है। और इस कम तापमान की वजह से इसके अंदर आसानी से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। इसलिए वृषण कहां पाए जाते हैं, वृषण कोश में। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वृषण कोश में क्यों पाए जाते हैं, कारण बताइए। तो आपको लिखना है कि वृषण कोश एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर का 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान स्थापित करते हैं। और यह कम तापमान शुक्राणुओं के उत्पन्न करने के लिए या शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए वृषण कोश में पाए जाते हैं। यह बात आपको याद रखनी है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण क्या हो सके, आसानी से हो सके। यह बात आपको याद रखनी है। फिर मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं कि जैसे आपने नाम सुने होंगे, चूहे, रैट देखे होंगे, और एक शब्द आता है चमगादड़। इन दोनों के अंदर जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा में ही होते हैं। लेकिन जब ये जनन का टाइम आता है, इनमें जनन पीरियड, जनन का समय आता है, तब इनके अंदर कहां आते हैं, ये उदर गुहा में आते हैं। ठीक है, तो चूहे और चमगादड़ में वृषण कोश में केवल कब आते हैं, जनन काल के समय। बाकी ये शरीर के अंदर ही होते हैं। तो सीधा सीधा याद रखना है कि चूहे और चमगादड़ में जो वृषण होते जो वृषण कोश है वो केवल
चूहे और चमगादड़ में जो वृषण है वो केवल प्रजनन काल या जनन काल के दौरान ही वृषण कोष में आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि एक और आता है कि जैसे एक हाथी और एक आती है व्हेल मछली, इनके अंदर जो वृषण होते हैं ये शरीर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, इसलिए उसमें आसानी से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन हमारे अंदर जो वृषण है इनका विकास तो उदर गुहा में ही होता है, लेकिन ये भ्रूण के विकास के 7वें महीने में ये कहां आ जाते हैं, वृषण कोष में आ जाते हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि वृषणों का विकास तो उदर गुहा में ही शुरू हो जाता है, लेकिन भ्रूण का जो 7वां महीना होता है उस समय ये वृषण कहां आ जाते हैं, वृषण कोष में आ जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इतना तो थोड़ा रफ कर लूं मैं, फिर आगे शुरू करते हैं। देखो 7वें महीने में कहा जाते हैं, वृषण वृषण कोष में आ जाते हैं। इनका विकास तो उदरी गुहा में होता है। इसके बाद में आपको दो चीजें और याद रखनी है। एक शब्द आता है गोपिक वृषणता, और एक शब्द आता है वृषण नाशन। इन दो शब्दों को आप ध्यान से सुनना। गोपिक वृषणता का मतलब होता है कि वृषणों का वृषण कोष में नहीं आना, वृषणों का वृषण कोष में नहीं आना, ये होता है गोपिक वृषणता का मतलब। वृषणों का यानी टेस्टिस का स्क्रोटल सेक में नहीं आना। क्या कहलाता है, गोपिक वृषणता कहलाता है। मतलब टेस्टिस स्क्रोटल सेक में आते ही नहीं है, इस कंडीशन को आप कहते हो गोपिक वृषणता। ठीक है। दूसरा शब्द आता है वृषण नाशन। इस शब्द का मतलब होता है कि पुराने समय में जो खेतों में काम करने वाले बैल थे उनमें जो शल्य चिकित्सा करके उनके वृषणों को हटा दिया जाता था, तो यही है वृषण नाशन। मतलब शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा वृषणों को हटाना, वृषण नाशन कहलाता है। ये क्रिया ना पुराने समय में बैलों में की जाती थी ताकि उनका ध्यान पूरा खेती की ओर एट्रैक्ट रहे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं हो, इसके लिए। ठीक है, तो ये दो शब्द आपको याद रखने। और कि गोपिक वृषणता का मतलब होता है कि वृषणों का वृषण कोष में नहीं आना, गोपिक वृषणता कहलाता है। और वृषण नाशन का मतलब होता है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा वृषणों को हटा देना, वृषण नाशन कहलाता है। यहां तक आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़े हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास में इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नर जनन तंत्र हमने शुरू किया था। पहला टॉपिक हमने कहा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, वृषण पढ़ने, सहायक नलिकाएं पढ़नी है, सहायक ग्रंथियां पढ़नी है, और एक बाह्य जननांग सेशन पढ़ना। हमने वृषण शुरू किए थे। हमने कहा पहले तो नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे आप इंग्लिश में पेल्विक रीजन कहते हो। टेस्टिस की बात करें तो ये हमारे अंदर एक प्राथमिक जननांग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। वृषण हमारे अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म परत से होती है। इनका आकार अंडाकार होता है। इनका रंग गुलाबी होता है। इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इनकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इनका वेट होता है 15 से 19 ग्राम। कहां पाए जाते हैं, तो वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोष कहते हैं। उसमें क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वृषण कोष एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान स्थापित करता है। और यह कम तापमान शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए वृषण कोष में पाए जाते हैं। हालांकि हम बात करें कि हमारे अंदर जो वृषण है इनका निर्माण तो उदरी गुहा में ही शुरू हो जाता है, और यह 7वें महीने में वृषण कहा जाते हैं, वृषण कोष में आते हैं। जबकि आपने सुना होगा कि जो चूहे हैं, चमगादड़ है,
इनके अंदर जो वृषण है ये सिर्फ प्रजनन काल के दौरान ही वृषण कोष में आते हैं, जबकि हाथी और व्हेल मछली है इनके अंदर हमेशा वृषण अंदर ही होते हैं, शरीर के अंदर उदर गुहा में ही होते हैं, और क्योंकि उनके शरीर का टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कि जो दो शब्द हैं, एक गोपिक वृषणता, इस शब्द का मतलब होता है कि वृषणों का वृषण कोष में नहीं आना, गोपिक वृषणता कहलाता है। और वृषण नाशन का मतलब होता है शल्य चिकित्सा के द्वारा वृषणों को हटा देना। ये क्रिया पुराने समय में बैलों में की जाती थी। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगले की क्लास में।